हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज जेई मेन 2020 2 सितंबर का क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर CFC release chlorine free radical which reacts with ozone to give chlorine dioxide radical. Chlorine dioxide radical in chlorine dioxide radical, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। उसके बाद इन द स्ट्रेटोस्फेयर इट इज डिप्लेटेड बाय CFC। हाँ, तो ओजोन लेयर जो डिप्लेट होता है CFC के वजह से होता है। शील्ड थर्ड इन द एटमोस्फेयर इट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट UV रेडिएशन। जो ओजोन जो है सो UV रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करता है, शील्ड फ्रॉम UV रेडिएशन। तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड इट इज टॉक्सिक गैस एंड इट्स रिएक्शन विथ NO gives NO2। तो ये टॉक्सिक गैस भी है। तो ये F2Cl2 UV रेडिएशन के प्रेजेंस में, UV लाइट के प्रेजेंस में Cl डॉट प्लस CF2Cl डॉट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्ट करके O2 प्लस ClO डॉट रेडिकल का प्रोडक्शन करता है। फिर ClO डॉट प्लस O गैस तो यहाँ पे का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। इन द स्ट्रेटोस्फेयर CFC रिलीज क्लोरीन फ्री रेडिकल, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद विच रिएक्ट विथ O3 टू गिव क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल, तो क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल नहीं है, एक क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल है। एक क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल है, डाइऑक्साइड रेडिकल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें है जो कि इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। तो ग्राफ दिया हुआ है, तो गैस के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, पहला ग्राफ दिया हुआ है, दूसरा ग्राफ दिया हुआ है। डेंसिटी और टाइम के बीच में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ है डेंसिटी और 1/T का इसका ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन। उसके बाद दिया हुआ है डेंसिटी और P का ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन। तो अब देखते हैं जो कौन सा इसमें से ग्राफ जो है इनकरेक्ट है। तो इसमें से ग्राफ जो इनकरेक्ट है, इसका जो ग्राफ जो इनकरेक्ट है, ये वाला जो ग्राफ है वो इनकरेक्ट है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं जो क्यों ये ग्राफ इनकरेक्ट है। बाकी सब ग्राफ क्या है, बाकी सब ग्राफ सही है। तो सबको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV इक्वल टू nRT, ये होता है PV इक्वल टू nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV इक्वल टू nRT, तो W बाय मॉलिक्यूलर मास ये R और ये T, तो PV इक्वल टू N को हम W बाय M लिख सकते हैं। यहाँ पे ये W है, M है मॉलिक्यूलर वेट और W है वेट ऑफ गिवन वेट गिवन। तो ये हम लिख सकते हैं W/M। तो यहाँ पे
V को इधर ले आते हैं तो P इक्वल टू V W/V/M, उसके बाद RT। तो इसको लिख सकते हैं PV इक्वल टू W/V क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है, तो DRT/M। तो ये हो गया DRT/M। PM इक्वल टू DRT, PM इक्वल टू DRT ये है। तो इसका जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इसका ग्राफ जो आएगा ये कांस्टेंट हो गया पूरा टर्म। तो जब कांस्टेंट हो गया तो इसका जो DT, ये R भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इक्वल टू DT है। तो इसका जो ग्राफ जो आएगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। इसका जो ग्राफ है D और T के बीच में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका जो ग्राफ जो आएगा बोला आएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। डी जो है इन्वर्सली रिलेशन है, D/T का ये ग्राफ आएगा जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, व्हेन P इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका जो ग्राफ होगा ये होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद DPM/RT, तो जब ये तीनों ये तीनों पैरामीटर कांस्टेंट है तो 2D, तो 1/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो ये होगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Y इक्वल टू mx प्लस C, तो यहाँ पे C का वैल्यू, इंटरसेप्ट इसका 0 है, 0 जब इंटरसेप्ट है हो जाए, जब इसका इंटरसेप्ट 0 है तो Y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ होगा। तो Y इक्वल टू mx का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और यहाँ पे 1/T क्योंकि डेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइप ग्राफ होगा ये, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद डेंसिटी और 1/T का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद थर्ड जो ग्राफ जो है ये थर्ड ग्राफ है। सेकेंड ग्राफ था मेरे पास डी और टी का जो ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है डी और टी का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये इनकरेक्ट है। ये तो इनकरेक्ट है, डी और टी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। उसके बाद एक डेंसिटी और प्रेशर का ग्राफ है, तो PM/RT इक्वल टू D, तो PM इक्वल टू DRT, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब टेम्परेचर का है, तो ये भी Y प्लस mx टाइप का ग्राफ है, और इसका भी जो ग्राफ होगा डेंसिटी और प्रेशर का वो स्ट्रेट लाइन होगा, उसका भी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स हल्का सा है इसमें। Third, the increasing order of the following compound toward HCN addition is, तो कंपाउंड दिया हुआ है, पहला कंपाउंड दिया हुआ है
तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जब कार्बोनिल कंपाउंड को जब हम ट्रीट करेंगे HCN के साथ, तो ये यहाँ पे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे HCN के साथ यहाँ पे, तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। और साइनोहाइड्रिन का जो इट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और रेट जो इसका जो है, इसका जो रेट जो है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कार्बोनिल कार्बन। जितना ज़्यादा कार्बोनिल कार्बन में चार्ज होगा, उतना ही उसका रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगा। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो जितना ज़्यादा कार्बोनिल कार्बन में चार्ज होगा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा देखते हैं जो चार्ज किसका होगा, तो चार्ज देखते हैं। तो ये फर्स्ट ये ग्रुप जो है -I ग्रुप है, ये -I ग्रुप है। उसके बाद ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप ये -M ग्रुप है। -M इफेक्ट शो करेगा, इसका -I इफेक्ट भी होगा, तो -M इफेक्ट इसका डोमिनेटिंग होगा। तो इसके कारण से उसके बाद इसमें -I इफेक्ट, इसमें -I इफेक्ट होगा। और इस कंपाउंड में ये इसका प्लस I इफेक्ट है, +I इफेक्ट है इसमें, +I इफेक्ट। थर्ड है फोर्थ। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सेकेंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेकेंड होगा। उसके बाद कौन रिएक्टिव होगा, फोर्थ। उसके बाद कौन सा रिएक्टिव होगा, फोर्थ। तो सबसे ज़्यादा सेकेंड, उसके बाद फोर्थ। उसके बाद जो है, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसका है, थर्ड का सबसे कम रिएक्टिविटी है, क्योंकि इसका +I इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इसका जो इफेक्ट जो इसका रिएक्टिविटी क्या है, कम है। और इसका जो रिएक्टिविटी है -M इफेक्ट की वजह से, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। 2 है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 2 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। The figure that is not, question 4, the figure that is not direct manifestation of quantum nature of atom. The figure that is not direct manifestation of quantum nature of atom. तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है इंक्रीजिंग वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन का ग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया गया है। तो रुबिडियम का सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, और फोर्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें जो ये सब ग्राफ में से कौन सा ग्राफ जो है सो क्वांटम नेचर ऑफ आइटम को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा फिगर इसमें क्वांटम नेचर ऑफ आइटम को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो जो फर्स्ट फिगर देखिए, तो फर्स्ट फिगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताता है। तो ये तो क्वांटम नेचर को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद जो है सेकेंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है, तो ये भी क्वांटम नेचर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है। जो थर्ड वाला जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन जो है ये थर्मोडायनेमिक्स है और ये क्वांटम नेचर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता है। और फोर जो है इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये ब्लैक बॉडी भी क्वांटम नेचर को एक्सप्लेन करता है। जो थर्ड जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड जो है ये क्वांटम नेचर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता है। थर्ड जो ऑप्शन है क्वांटम नेचर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता है। क्वेश्चन 5, एन ओपन बीकर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ द वाटर वेपर्स इन द सील्ड कंटेनर when a few gram of glucose are added to the beaker, the rate at which the water molecules increases। तो जैसे ही हम उसमें ग्लूकोज ऐड करेंगे, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स लीव करेगा उसका नंबर जो है इंक्रीज करेगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करेंगे, जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो नंबर्स लीव द सॉल्यूशन। जब वाटर जो है वाटर लिक्विड ये H2O इक्विलिब्रियम में है, H2O गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जब एडिशन करेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूल्स लीव द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। तो जो वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा लीच एट्रियल प्रिंसिपल से जब इसमें हम ग्लूकोज को ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल ग्लूकोज को ऐड करेंगे, जब हम इसमें कुछ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करने, लीव द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। तो वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करने लगेगा, तो वेपर प्रेशर लीव द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। तो इसका थ्योरेटिकल ये क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन जो है ऑप्शन इसका है लीव द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, ये ऑप्शन सही होगा। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है तो हल्का सा देख लेना है इसको। उसके बाद 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन, द मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी गिवन। तो ये कंपाउंड दिया हुआ है, जब इसको HBr के साथ एक्सेस में हीट करेंगे तो यहाँ पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद जब इसको अल्कोहलिक केवच के साथ ट्रीट करेंगे और इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और जब इसको फर्दर हम कन्वर्ट करेंगे, ओजोनोलाइसिस करेंगे, जिंक के साथ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये सी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो सी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो ऑप्शन जो है सी कौन सा प्रोडक्ट होगा? तो जब इसको HBr के साथ हम ट्रीट करेंगे, जब हम इसको HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे OH और यहाँ पे CHBr CH2 CHBr और उसके बाद CH3, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जब इसको हम ट्रीट करेंगे, ये मेरा ये हो गया,
जब इसको हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक क्यूएच के साथ तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। जब एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से Br निकलेगा और इधर से H निकलेगा तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से Br निकलेगा और H निकलेगा तो दो जगह पे अल्कीन बनेगा। तो ये जो कंपाउंड जो B बनेगा, B कंपाउंड जो है वो ये OH यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड बनेगा। जब इसको ओजोनोलाइसिस करेंगे, जब इसको ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ओजोनोलाइसिस करने पे ये यहाँ पे ओजोनोलाइसिस करने पे जब इसको हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो जब इसको हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये कंपाउंड को जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो जब इसको हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे, जब इसको हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे, इसको हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो सिंपली हम क्या करते हैं, ट्रिक के साथ इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे O और O दे देते हैं, यहाँ पे भी O दे देते हैं और यहाँ पे O दे देते हैं। तो ये HCHO का फॉर्मेशन होगा, एक HCHO का फॉर्मेशन होगा, दूसरा CHO और CHO का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड ये बनेगा, थर्ड जो है थर्ड A बनेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO। तो ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड C मेरा जो कंपाउंड है, ये तीनों में से कोई भी कंपाउंड हो सकता है, लेकिन ये दिया हुआ है तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, ये कंपाउंड बनेगा। Question 7. On heating a compound A gives a gas B which is a major constituent of air. तो यहीं से क्लू मिल जा रहा है, जो B गैस जो है वो नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है जो कि मेजर कंस्टिट्यूएंट है। दिस गैस व्हेन ट्रीटेड विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव्स ए गैस C। तो जब N2 को हम 3H2 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये अमोनिया गैस बनाएगा, ये तो सब कोई जानता है। उसके बाद ये हैबर प्रोसेस है, ये हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। उसके बाद गैस C, और इसका नेचर क्या है, बेसिक है। तो बेसिक नेचर विच इज ए बेसिक नेचर, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये शुड नॉट बी, ये शुड ऑप्शन दिया हुआ है, ये शुड नॉट बी। तो ये कौन नहीं होगा, ये जो है किससे N2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किस में से N2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो N2 का फॉर्मेशन किस में से नहीं होगा। तो जब Pb
NO3 को हम ट्रीट करेंगे, जब PbNO3 को हीट करेंगे तो ये इसका ऑक्साइड बनेगा और NO2 गैस प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। इसमें N2 गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो है ये सही ऑप्शन होगा। इसका जो सही ऑप्शन यही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट को जब ट्रीट करेंगे तो ये N2 गैस रिलीज करेगा, N2 का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि अगर नाइट्रेट या क्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एनायन, जैसे नाइट्रेट या क्रोमेट ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो ये हमेशा क्या देगा, ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो N2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन नहीं रहता, अगर ये NH4Cl रहता, ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन नहीं है, तो ये क्या के फॉर्मेशन करेगा, ये यहाँ पे अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो एक बात हमको याद रखना है कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये N2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है NH4 NH4 तो ये क्रोमेट जो एनायन है वो ऑक्सीडाइजिंग एनायन है और ये N2 गैस इस बनेगा, N2 गैस का प्रिपरेशन होगा। और सारा जो है NCERT में आपका मेंशन है। उसके बाद जो NaNO3 है, सोडियम एजाइड जो है नाइट्रोजन प्योरेस्ट फॉर्म में नाइट्रोजन प्राप्त करेंगे सोडियम एजाइड से। तो ये भी N2 का फॉर्मेशन, ये भी N2 का, इससे भी सोडियम एजाइड से भी N2 का प्रिपरेशन होता है और ये हाईली प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। Question 8. In general, the property is magnitude only that show an opposite trend in the comparison to other properties across period. तो जब हम पीरियड के अक्रॉस लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, जब पीरियड के अक्रॉस हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम पीरियड के लॉन्ग मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। उसके बाद जब पीरियड के लॉन्ग इधर से इधर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा। उसके बाद गेन इंथैल्पी, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड के अलावा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे इधर से इधर हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये भी इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इंक्रीज करेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। लेकिन क्या इंक्रीज नहीं करेगा,
जैसे जैसे इधर से इधर जब हम इधर से इधर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। तो कौन सा ट्रेंड अपोजिट है? तो इसका आंसर क्या होगा? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो एटॉमिक रेडियस इधर से जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। Question 9. If AB4 molecule is a polar molecule, AB4 molecule is a polar molecule, ये पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ AB4। तो AB4 मॉलिक्यूल है जिस उसका पॉसिबल ज्योमेट्री कौन सा सही इसमें उसका ज्योमेट्री है वो सही होगा। तो AB4 मॉलिक्यूल अगर स्क्वायर पिरामिडल है, AB4 मॉलिक्यूल, तो अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर है तो इसका जो रिजल्टेंट इसका 0 होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो नन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल के लिए AB5 मॉलिक्यूल चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल के लिए AB5 ज्योमेट्री चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लेनर जैसा कोई चीज़ नहीं होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रेक्टेंगुलर प्लेनर जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, रेक्टेंगुलर प्लेनर नहीं होगा इसमें। इसका जो प्रॉपर ज्योमेट्री होगा ये सी-सॉ ज्योमेट्री होगा, सी-सॉ ज्योमेट्री इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि आंसर में भी नहीं है, आंसर में भी नहीं दिया हुआ है। इसका सी-सॉ ज्योमेट्री होगा करेक्ट। अगर सी-सॉ ज्योमेट्री होगा AB4 मॉलिक्यूल है, इसमें 4 बॉन्ड और 1 लोन पेयर है, तो इस टाइप का मॉलिक्यूल्स तो ये मॉलिक्यूल जो है इसका स्ट्रक्चर सी-सॉ है, और ये AB4 मॉलिक्यूल ये पोलर है, क्योंकि अगर इसका रिजल्टेंट इधर आता है और इसका रिजल्टेंट इधर आता है, नेट रिजल्टेंट इधर आएगा। अगर इसको μ1 बोलेंगे और अगर इसका रिजल्टेंट इधर आता है इसको μ2 बोलेंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट जो है ये μ2 जो है इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये मॉलिक्यूल पोलर होगा। तो AB4 मॉलिक्यूल पोलर, सी-सॉ इसका ज्योमेट्री होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन इसमें नहीं होगा। और उसके बाद टेट्राहेड्रल दिया हुआ है, टेट्राहेड्रल अगर दिया हुआ है तो टेट्राहेड्रल है, तो अगर इस तरह का ज्योमेट्री है ये और यहाँ पे ये, तो ये ज्योमेट्री में इसका भी रिजल्टेंट 0 आ गया, तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए सी-सॉ होना चाहिए।
अगर अगर उसके बावजूद भी इसका अगर आंसर देना है तो इसका जो आंसर जो जाएगा, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल इसमें से AB5 होना चाहिए यहाँ पे, और इसका जो ऑप्शन जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल जो है वो क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। स्क्वायर पिरामिडल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। Question 10. Consider that a D6 metal ion M2 plus forms a complex with aqua ligand and the spin only magnetic moment and the spin only magnetic moment of the complex is 4.90 Bohr magneton. The geometry and the crystal field stabilization energy of the complex. तो M2+ कॉम्प्लेक्स है, ये D6 कन्फिगरेशन है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है, 4.90। तो जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.90 है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए 4 है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा। तो कैसे 4 होगा, तो इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं और यहाँ पे लगा भी दे रहे हैं। तो आप CFSE कैलकुलेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो CFSE = 0.60 × 2 - 0.40 × 4 प्लस पेयरिंग एनर्जी 1.2 - 1.6 तो -0.4 del O प्लस पेयरिंग एनर्जी। ये इसका CFSE हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अब सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं टेट्राहेड्रल के लिए और देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए जस्ट ऑक्टाहेड्रल का ये अपोजिट होता है। तो इसका जब हम D6 कन्फिगरेशन का जब इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम बनाएंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो ये दो E सबसेट और T2 सबसेट, तो E सबसेट और T2 सबसेट और E सबसेट, और इसके बीच में डिफरेंस को डेल्टी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये 0 नीचे वाला के लिए बैरो सेंटर के नीचे वाला 0.60 डेल्टी और को भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो ई में इलेक्ट्रॉन भरें, उसके बाद फिर T2 में इलेक्ट्रॉन भरें। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन भरें तो ई में 3 इलेक्ट्रॉन और T2 में 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका CFSE कैलकुलेट करेंगे तो CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कन्फिगरेशन, तो ये आएगा -0.60 डेल टी लिखना भूल गए, डेल टी इंटू 3 प्लस 0.40 3 इंटू 0.40, तो ये आएगा 1.20 प्लस -8.10 तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -0.60 डेल टी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो टेट्राहेड्रल
स्प्लिटिंग एनर्जी का जो वैल्यू दिया हुआ है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वो दिया हुआ -0.60 डेल्टी। तो इसका जो ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये कंपाउंड दिया हुआ है, 5 मेंबर्ड कंपाउंड है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में जब इसको हाइड्रो प्लस प्लस हीट कर रहे हैं तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होगा। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। H+ अटैक करेगा इस पे, तो H+ अटैक करेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो रिंग एक्सपेंशन इसमें होगा, रिंग एक्सपेंशन 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन, जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा और CH3। तो ये होगा, जब इसको हीट करेंगे तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। CH3 के बीच में बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड बोलने के बाद जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो कंपाउंड अल्कीन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका, तो ये CH3 और CH3 और इसके बीच में एक डबल बॉन्ड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन 4 होगा, 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है।